ये कहानी आरोही नाम की एक लड़की की है। आरोही अंधी थी, वो देख नहीं पाती थी। आरोही बचपन में ऐसी नहीं थी। बचपन में वो अपनी दोनों आँखों से देख सकती थी, लेकिन एक दिन उसके साथ एक हादसा हो गया। एक दिन स्कूल जाते समय एक गाड़ी ने आरोही को जोर से धक्का मार दिया, जिसके कारण आरोही के सर में बहुत जोर से चोट लग गई। आरोही को जल्दबाजी में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया, देखिए, आपकी बेटी अब खतरे से बाहर है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि वो अब कभी अपनी दोनों आँखों से देख नहीं पाएगी, क्योंकि उसकी दोनों आँखें खराब हो गई हैं। उस दिन से आरोही अंधी हो गई। उसके माता पिता ने बहुत सारे डॉक्टरों से उसको दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब आरोही 26 साल की हो गई थी, परंतु वो खुद का काम भी नहीं कर सकती थी। उसकी माँ राधिका देवी हमेशा उसके साथ रहती थी। आरोही के पिता का नाम गणपत लाल था। पेशे से वो दुकानदार थे। एक छोटी सी दुकान चलाते थे और उसी से उन लोगों का घर चलता था। गणपत लाल और राधिका देवी को फिलहाल के लिए बस एक ही चिंता थी कि वो अपनी बेटी की शादी कहाँ और कैसे करवाए। सुनिए जी, हमारी बेटी 26 साल की हो गई है। उसकी शादी की उम्र हो गई है। हमें उसकी शादी करवानी पड़ेगी। तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है राधिका, लेकिन भला एक अंधी लड़की से शादी करेगा कौन? कर लेंगे जी, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारा दहेज देना पड़ेगा। लेकिन दहेज के लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं? हमारे पास केवल एक दुकान है, हमें वही गिरवी रखना होगा। इस तरह आरोही के माता पिता उसकी शादी को लेकर आपस में बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ आरोही ये सारी बातें सुन रही थी। वो एक छड़ी से रास्ता नापते हुए अपने माता पिता के नजदीक आती है और कहती है, माँ, पिताजी, आप दोनों कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी शादी के लिए दुकान गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए आप लोग दुकान क्यों गिरवी रखना चाहते हैं? बेटी, हम तेरे माता पिता हैं। हम वही करेंगे बेटा जिसमें तेरा भला हो। शादी तो हम तेरी करवा कर रहेंगे। अगले दिन गणपत लाल अपनी दुकान गिरवी रखकर बहुत सारे पैसे घर ले आता है और जगह जगह जाकर शादी के लिए 10 लाख रुपए देने के बारे में सबको बता देता है। ये खबर चारों तरफ फैल जाती है और आरोही के लिए एक रिश्ता आता है। लड़के का नाम विनय था और उसकी माँ का नाम देवकी और विनय की बहन का नाम सिमरन था। तीनों मिलकर आरोही को देखने आते हैं। आरोही अंधी होने के बावजूद सज धज कर उनके लिए चाय लेकर आती है। 10 लाख के लालच में विनय का परिवार शादी के लिए राजी हो जाता है। गणपत लाल देवकी को दहेज के 10 लाख रुपए दे देता है। कुछ दिनों बाद बड़े ही धूमधाम से आरोही और विनय की शादी हो जाती है। आरोही अपने ससुराल चली जाती है। पहले 2-3 दिन तो आरोही के बहुत अच्छे से गुजर जाते हैं, मगर उसके बाद वाले दिन देवकी आरोही से कहती है, बहू, जाकर हॉल की सफाई कर दो, आज काम वाली बाई नहीं आई है। लेकिन सासू माँ, मैं तो अंधी हूँ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता तो क्या तुम्हें अपने सर पर बैठा ले? काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हें दिखाई देता हो या ना दिखाई देता हो। तभी वहाँ पर आरोही की नंद सिमरन आ जाती है और कहती है, भाभी, भूल मत जाना, ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं, जो तुम हमेशा आराम करती रहोगी। अगर इस घर में रहना है तो घर का काम तो करना ही पड़ेगा। मैं शौक से आराम नहीं करती हूँ सिमरन, आराम करना मेरी मजबूरी है, वरना घर के काम करने में मेरा बहुत मन लगता है। मैं तो चाहती हूँ कि मैं कोई काम करूँ, पर मुझे दिखाई नहीं देता। आरोही की ये बात सुनकर देवकी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, चुप कर अंधी औरत, कामचोर कहीं की, हमेशा बस अंधी होने का फायदा उठाती रहती है। जितना कहा है चुपचाप उतना कर ले, नहीं तो मार मार कर तेरी भुर्जी बना दूंगी। अपनी सास की ऐसी बात सुनकर देवकी घबरा जाती है। साथ ही साथ उसे बहुत डर भी लगने लगता है। डर के मारे वो बड़ी मुश्किल से चलते हुए हॉल में पहुंचती है और झाड़ू से हॉल साफ करने लगती है, लेकिन उसे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। सफाई करते करते उसकी झाड़ू टेबल पर रखे फ्लावर पॉट से जाकर टकरा जाती है और फ्लावर पॉट जमीन पर गिर के टूट जाता है। वो आवाज सुनकर देवकी और सिमरन वहाँ दौड़ी चली आती है। हाय हाय, इस अंधी ने मेरा सब कुछ सत्यानाश कर दिया, इतना महंगा फ्लावर पॉट तोड़ दिया।
देवकी को गुस्से में देखकर आरोही रोते हुए माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मुझसे गलती हो गई। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैंने पहले ही कहा था मुझे दिखाई नहीं देता। देखा माँ, फिर से वही बात दोहरा रही है ये। मैं तो कहती हूँ इन्हें ऐसे मत छोड़ो, ऐसे सुधरने वाली नहीं है ये। ऐसा कहकर सिमरन 2 डंडा लेकर आती है और दोनों मिलकर आरोही की पिटाई करने लगते हैं। आरोही रोने लगती है और उनसे खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों माँ बेटी मिलकर आरोही की खूब पिटाई करती है। रात को जब विनय घर आता है तो आरोही विनय को सारी बात बताती है, लेकिन विनय भी अपनी माँ और बहन की तरफदारी लेकर बातें करने लगता है। आरोही समझ जाती है कि ये पूरा परिवार ऐसा ही है। उस दिन के बाद से हर रोज आरोही के ऊपर खूब अत्याचार हुआ करता था। कुछ दिनों बाद विनय अपनी माँ देवकी से कहता है, माँ, आपने मुझे दहेज के लिए अंधी लड़की से शादी करने के लिए बोला था, वो मैंने कर दिया। लेकिन माँ, मैं आरती से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। माँ, मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन उससे पहले तुझे इस आरोही की बच्ची को ठिकाने लगाना होगा। तभी वहाँ पर सिमरन आती है और कहती है, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है माँ, अगर आप कहो तो बताऊं। सिमरन आइडिया बताती है और विनय वो करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन विनय आँखों का इलाज कराने के बहाने आरोही को घर से बहुत दूर ले जाता है। वो आरोही को लेकर एक घने जंगल में पहुंच जाता है। जंगल बहुत घना था और चारों तरफ कोई नहीं था। आरोही को कुछ अजीब सा लगता है और वो कहती है, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो विनय? आसपास कोई इंसान नहीं है क्या? हाँ है ना, बहुत लोग हैं। तुम चिंता मत करो आरोही, आज ही मैं तुम्हारी आँखों का इलाज करवा दूंगा। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और फिर से देख पाओगी। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? इतना कहकर विनय वहाँ से चला जाता है। आरोही अकेली जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। देखते देखते शाम हो जाती है, लेकिन विनय अभी तक लौट कर नहीं आता। बहुत इंतजार के बाद भी जब विनय वापस नहीं आता है तो आरोही वहाँ खड़ी होकर रोने लगती है। हे भगवान, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे पता है मेरे पति मुझे यहाँ छोड़कर चले गए हैं। मैं अंधी हूँ, उसमें मेरी क्या गलती है? आरोही ऐसा कहकर रो ही रही थी कि तभी उसे एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देती है। दीदी, दीदी बहुत भूख लगी है, क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? अगर है तो मुझे दे दो। आरोही के पर्स में थोड़े से बिस्किट रखे हुए थे। छोटी बच्ची की आवाज सुनकर उसको दया आ जाती है और वो अपने पास रखे बिस्किट उस छोटी बच्ची को दे देती है। तभी अचानक से एक चमत्कार हो जाता है। वो छोटी बच्ची जंगल की परी का रूप ले लेती है और कहती है, आरोही, मैं इस जंगल की परी हूँ। मैं छोटी बच्ची के रूप में तेरी परीक्षा ले रही थी। तूने सब कुछ खो दिया है। तेरे पास सिर्फ थोड़े से बिस्किट थे, तूने वो भी निस्वार्थ भावना से दान में देने के लिए सोच लिया। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोल, तुझे क्या चाहिए? परी जी, मेरी आंखें खराब है, कृपया करके मेरी आंखों की रोशनी लौटा दीजिए। जंगल की परी अपनी जादुई शक्तियों से अपने पास एक जादुई काजल प्रकट करती है। ये ले आरोही, ये जादुई काजल है। इसे लगाते ही तेरे आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। आरोही उस जादुई काजल को अपनी आंखों में लगा लेती है। ऐसा करते ही उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। आरोही खुशी के मारे झूम उठती है। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सब कुछ दिख रहा है। इतनी खुशी जिंदगी में मुझे कभी नहीं हुई। आरोही जंगल की परी को धन्यवाद कहकर जादुई काजल हाथ में लेकर वहाँ से चली जाती है। आरोही अगले दिन अपने ससुराल पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ जाकर आरोही देखती है कि उसके पति ने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली है। आरोही को देखकर वो लोग बहुत चौंक जाते हैं। अरे, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम तो अंधी हो ना? तुम्हें तो अभी तक किसी जानवर के पेट में होना चाहिए था। विनय की बात सुनकर आरोही हंसते हुए कहती है, मुझे पता है तुम लोग मुझे मारना चाहते थे। मुझे ये भी पता है कि तुमने मुझसे शादी सिर्फ दहेज के लिए की थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ दिखाई देने लगा है। मैं सब कुछ देख सकती हूँ। मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। आरोही गुस्से में उन सभी को देखने लगती है। वो सारे हंसने लगते हैं और सब मिलकर आरोही को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं,
लेकिन तभी आरोही की आंखों से आग निकलती है और वो सभी जलकर राख हो जाते हैं और इस तरह आरोही को इंसाफ मिल जाता है। वो अपने मायके जाती है और अपने मम्मी पापा को सारी बात बताती है और खुशी खुशी अपने मायके रहने लगती है। कुछ दिनों बाद आरोही की दूसरी शादी हो जाती है और अपनी शादीशुदा जिंदगी में आरोही खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। आकांक्षा अपनी मौसी माला के साथ रहती थी। माला बहुत अच्छी औरत थी, लेकिन उसकी बेटी इशिता बहुत ही बिगड़ैल बदतमीज थी। इशिता आकांक्षा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वैसे तो माला आकांक्षा को प्यार करती थी, लेकिन इशिता के कहने पर वो कभी कभी आकांक्षा को उसके मन का करने से रोक देती थी। आकांक्षा दिखने में बहुत सांवली थी, लेकिन दिल की बहुत साफ थी। वहीं दूसरी तरफ इशिता दिखने में बहुत खूबसूरत थी। बस इशिता को अपने खूबसूरत होने का बहुत घमंड था, इसलिए वो आकांक्षा को नीचा दिखाती रहती थी। एक दिन गलती से आकांक्षा से कांच का प्लेट जमीन पर गिर जाता है। वो झाड़ू लेने अंदर जाती है, तब उतने में ही इशिता आती है। वो जमीन पर देखकर नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से उसके पैरों में कांच चुभ जाता है। किसने यहाँ पर कांच गिरा रखा है? मम्मी, यहाँ जल्दी आओ। इशिता की आवाज सुनकर आकांक्षा आती है। क्या हुआ? मम्मी कहाँ है? मौसी अभी अपनी सहेली के घर गई है। तभी आकांक्षा इशिता के पैरों से खून निकलता हुआ देखती है। आपके पैरों में कांच चुभ गया क्या? मैं तो झाड़ू लेने गई थी ताकि सफाई कर दूं। मुझे पता है तूने ये जानबूझकर किया है। मैं तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए तूने मेरे से दुश्मनी निकाली है। एक बार मेरा पैर ठीक होने दे, उसके बाद तेरी खबर लेती हूँ। मैं रुई और पट्टी लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। उसके बाद इशिता अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद माला आती है। मम्मी, आज आपकी चहेती काली कलूटी ने मेरे से दुश्मनी निकाली है। उसने जानबूझकर कांच फैला रखा था, जो मेरे पैरों में चुभ गया। इशिता, जानबूझकर कौन ये सब करता है? गलती से गिर गया होगा, और तुम भी तो नीचे देखकर नहीं चल रही थी, इसलिए हुआ। अगर तुम नीचे देखकर चल रही होती तो ये सब नहीं होता। इसलिए कभी खुद की गलती भी मान लिया करो। और आप भी कभी उसके सामने ये मान लिया करो कि मैं आपकी सगी बेटी हूँ। मानना क्या, मैं तो सच में आपकी सगी बेटी हूँ, लेकिन आप मानो तब ना। ये क्या नादान वाली बातें कर रही हो? हाँ, मैं हूँ नादान, बस एक ही तो समझदार है घर में, वो कल्लो माई। उसके बाद गुस्से में इशिता अपने कमरे में चली जाती है। ये लड़की तो किसी की नहीं सुनती है, पता नहीं कब इसमें अकल आएगी। माला हमेशा इशिता को समझाती रहती थी कि आकांक्षा को अपनी बहन माने, लेकिन वो अलग ही घमंड में चूर रहती थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। कुछ समय बाद माला को अपने ननद के बेटे की शादी में जाना था। शादी में जाने के लिए आकांक्षा तैयार होकर आ जाती है। इशिता अपने कमरे से तैयार होकर बाहर निकलती है और वो आकांक्षा को देखकर गुस्से में आ जाती है। मम्मी, ये इतना तैयार होकर कहाँ जा रही है? इशिता, मैं भी शादी में जा रही हूँ। अरे मम्मी, अगर ये शादी में आई हमारे साथ तो मैं नहीं आऊंगी। अगर सबको पता चल गया कि ये काली कलूटी बदसूरत दिखने वाली हमारे साथ रहती है तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। इशिता, ऐसा नहीं कहते, वो भी मेरी बेटी जैसी ही है। सांवला होना कोई बुरी बात नहीं है। तुम्हारे पापा भी तो सांवले ही है ना। पापा की बात अलग है। मम्मी, मैंने कहा ना ये जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगी। इशिता, अब तुम बस करो, जाने दो उसे भी। ठीक है, ले जाओ, मैं ही नहीं जा रही हूँ। देख ले, अगर तू नहीं गई तो तेरी बुआ को बहुत बुरा लगेगा। अपनी बुआ के बारे में सोचकर इशिता शादी में चली जाती है। इशिता के दोस्त उससे आकांक्षा के बारे में पूछते हैं। इशिता, ये लड़की कौन है? ये आकांक्षा है, हमारे घर की नौकरानी। मम्मी इस पर तरस खाकर इसे पार्टी में ले आई, मेरी महंगी वाली ड्रेस पहनाकर। वो तो तू जानती ही है ना कि ये गरीब लोग इतना अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं, इसलिए मम्मी इसे यहाँ लेकर आ गई। अच्छी बात है, तुम लोग तो अपने घर के नौकरों के बारे में भी बहुत सोचते हो। इशिता अपने दोस्तों के साथ मिलकर आकांक्षा का मजाक उड़ाती है। ये सब सुनकर आकांक्षा बहुत उदास हो जाती है। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन इशिता स्कूटी पर बैठकर अपनी दोस्त के घर जा रही होती है।
तभी रास्ते में एक गरीब लड़का उसकी स्कूटी से टकराकर गिर जाता है। उस गरीब लड़के को चोट लग जाती है। ए पागल लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी स्कूटी से टकराने की? तुझे देखकर तो मेरा पूरा दिन ही खराब हो गया और ऊपर से मेरी स्कूटी पर तेरे गंदे कपड़ों का मैल भी लग गया। लेकिन मैं तो यहाँ कब से खड़ा हूँ। तुम्हें स्कूटी चलानी नहीं आती इसलिए तुम मेरे से टकराई हो। तुम साइड से भी तो जा सकती थी। ज्यादा जुबान मत चला। मेरा दोस्त एक गुंडा है, उसे कहकर तेरी टांगे तोड़वा दूंगी। उसके बाद वो गरीब लड़का घबरा जाता है और इशिता से माफी मांगने लगता है। इशिता उसको धक्के मारकर वहाँ से चली जाती है। उस लड़के को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। तभी वहाँ से आकांक्षा कुछ सामान लेकर गुजर रही होती है। आकांक्षा उस लड़के के पैरों से खून निकलता हुआ देख उसके पास जाती है। अरे, तुम्हें तो काफी चोट लगी है, चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। नहीं दीदी, इतनी ज्यादा भी नहीं लगी है। ऐसी चोट की तो हमें आदत है। आए दिन अमीर लोग ऐसे ही धक्का देकर जाते हैं। यहीं पास में मेरी कुटिया है, आप बस मुझे वहीं छोड़ दो। घर में मेरी एक बहुत छोटी बहन है, मुझे उसके लिए खाना भी बनाना है। लेकिन तुम तो बहुत गरीब लग रहे हो। हाँ दीदी, लेकिन आज सुबह मुझे थोड़ा सा चावल मिल गया था। मैं अपनी बहन को वही खिला दूंगा और खुद भूखे सो जाऊंगा। उसके बाद आकांक्षा उस लड़के को उसकी कुटिया तक छोड़ देती है। उस लड़के के घर की हालत को देखकर आकांक्षा को बहुत दुख होता है। आकांक्षा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो बाहर आकर जोर जोर से रोने लगती है। वहीं एक पेड़ के पीछे से नैना परी ये सब देख रही होती है। वो परी बुरे लोगों को अच्छा रास्ता दिखाने वाली परी थी। आकांक्षा बहुत अच्छी और सरल स्वभाव की लड़की है। नैना परी आकांक्षा के पास आती है और कहती है, सुनो आकांक्षा, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी करनी चाहती हूँ। बताओ कि मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी करूँ? परी, मेरी इच्छा ये है कि उस गरीब लड़के की आर्थिक हालत को ठीक कर दो। वो अभी खुद बच्चा है, लेकिन उससे छोटी उसकी एक बहन भी है। बेचारा इतनी कम उम्र में भीख मांग कर लाता है और दोनों भाई बहन खाना खाते हैं और कभी कभी तो नहीं भी खा पाते हैं। उसके बाद नैना परी आकांक्षा को एक पौधा देती है। तुम ये पौधा इस गरीब लड़के के घर के अंदर जाकर रख दो, उसके बाद चुटकी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आकांक्षा पौधा लेकर उस लड़के के घर में रख देती है। जैसे ही पौधा उसके घर के अंदर जाता है, उसका घर एक पक्के मकान में बदल जाता है और घर के अंदर ढेर सारा अनाज आ जाता है। ये देखकर आकांक्षा बहुत खुश होती है। आपने मेरे कहने पर उस लड़की की मदद की, आपका बहुत शुक्रिया। अब जब तक ये पौधा इस घर में रहेगा तब तक इस लड़के को कोई कमी नहीं होगी। मैं तुमसे बहुत खुश हुई आकांक्षा। अगर तुम चाहती तो तुम अपने लिए और अपने सांवले रंग के लिए कुछ मांग सकती थी, लेकिन तुमने निस्वार्थ होकर दूसरों का भला चाहा, इसलिए मैं तुम्हें भी एक जादुई पौधा देती हूँ। इसकी पत्तियों को पीसकर तुम अपने चेहरे पर लगाओगी तो तुम बहुत ही खूबसूरत हो जाओगी। साथ ही तुम्हें इस पौधे के पास रोज सुबह एक सोने का सिक्का मिलेगा। आकांक्षा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और परी का शुक्रिया करके वहाँ से चली जाती है। घर आकर आकांक्षा अपने चेहरे पर पौधे की पत्ती पीसकर लगाती है। वो बहुत खूबसूरत हो जाती है। इशिता और माला आकांक्षा की खूबसूरती देख हैरान रह जाते हैं। आकांक्षा माला को जादुई परी के बारे में बताती है। ये सब सुनकर इशिता के मन में लालच आ जाता है। इशिता उस गरीब लड़के के घर का पता पूछती है और अगले दिन वहाँ चली जाती है। उसके घर के बाहर जाकर इशिता रोने का नाटक करने लगती है। नैना परी इशिता को रोते हुए देखती है। उन्हें पता चल गया था कि इशिता नाटक कर रही है, लेकिन फिर भी नैना परी इशिता के पास आती है और इशिता के कहे अनुसार उसे एक पौधा दे देती है। इशिता घर जाते ही पौधे की पत्तियां पीसकर अपने चेहरे पर लगाने लगती है। इतनी खूबसूरत हो जाऊंगी कि इस गांव में क्या, आसपास के किसी भी गांव में मेरी खूबसूरती के टक्कर का कोई नहीं होगा। मेरे सामने आने से पहले डरेंगी लड़कियां कि कहीं मैं उनकी बेइज्जती ना कर दूं। थोड़ी देर बाद इशिता अपना चेहरा देखती है। इशिता बहुत काली हो गई थी। ये देखकर वो चीख पड़ती है और रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर माला और आकांक्षा उसके कमरे में आती हैं। देखो मम्मी, मैं कितनी काली हो गई हूँ। अब मैं क्या करूँगी? लोग तो मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे।
ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है, अब तुम्हें ही इसे भुगतना होगा। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तुमने आकांक्षा की देखा देखी करने की कोशिश की, लेकिन तुम ये भूल गई कि तुम्हारा दिल आकांक्षा के दिल की तरह साफ नहीं है। ये बोलकर माला वहाँ से चली जाती है। इशिता आकांक्षा के सामने रोने लगती है। आकांक्षा मेरी बहन, तुम ही कुछ करो, मैं ऐसे नहीं रह पाऊंगी। मैंने ना जाने कितने लोगों का मजाक बनाया है। अगर किसी ने मेरा मजाक बनाया तो मैं मर जाऊंगी। मैं इस चेहरे के साथ नहीं रहूंगी। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर तुम काली हो गई तो तुम अपनी जान दे दोगी? दुनिया में इतने सारे काले लोग हैं, लेकिन सब खुशी से रहते हैं। तुम काले रंग को इतना बुरा क्यों मानती हो? तुमने पहले जो भी किया था उसका यही फल है, लेकिन अब तुम सुधर जाओ। एक बार तुम सुधर जाओगी और सबकी इज्जत करने लगोगी, तब देखना सब तुम्हारी भी करेंगे और कोई तुम्हारा मजाक नहीं बनाएगा। इशिता आकांक्षा की बात समझ जाती है। उस दिन से वो सबकी इज्जत करने लगती है। आकांक्षा और इशिता एक दूसरे के साथ बहनों की तरह रहने लगी थी। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और आकांक्षा अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। जादुई बड़ा केक। चमकदारपुर नाम के एक गांव में एक बेकरी हुआ करती थी। उस बेकरी को सुजाता नाम की एक लड़की चलाती थी। सुजाता बहुत ही घमंडी लड़की थी। वो बहुत अमीर थी। पैसों के घमंड में वो सामने वाले को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। उसी गांव में एक शिवन्या नाम की बहुत गरीब लड़की भी रहती थी। वो उसी गांव में लोगों के घर खाना बनाकर और सफाई करके अपना गुजारा करती थी। वो जब बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता रोड एक्सीडेंट में मर गए थे। तब से ही वो अनाथ थी। शिवन्या गांव में जब भी किसी गरीब या अनाथ बच्चे को देखती तो वो उसकी मदद किया करती थी, क्योंकि शिवन्या का जीवन भी बहुत मुश्किलों से कटा था। वो दूसरों का दुख नहीं देख पाती थी। ऐसे ही एक दिन शिवन्या जब अपने काम पर जा रही थी तो उसने दो गरीब बच्चियों को देखा। शिवन्या उनके पास गई और बोली, हमें भूख लगी है, कोई भी हमें खाना नहीं दे रहा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी चॉकलेट दिलाती हूँ। खाओगे ना चॉकलेट? हाँ, हमें चॉकलेट खाना है और पेस्ट्री भी। अच्छा, तुम दोनों का नाम क्या है? मेरा नाम मुन्नी है और मेरा नाम चुन्नी है। शिवन्या उन दोनों बच्चियों के लिए चॉकलेट और पेस्ट्री खरीद कर लाती है और दोनों को दे देती है। तभी एक बच्ची बोलती है, दीदी आप कितनी अच्छी हो। हमें इतनी देर से कोई भी खाना नहीं खिला रहा था, पर आपने हमें चॉकलेट खिलाई। उस बच्ची की बातों से शिवन्या बहुत खुश होती है और हंसते हुए अपने काम की तरफ निकल जाती है। एक बड़े घर में पहुंचकर वहां झाड़ू पोछा करती है और फिर घर चली जाती है। जब शिवन्या अगले दिन काम पर जा रही थी तो उसे वही दोनों बच्चियां फिर से वहां दिखती है। शिवन्या देखती है कि मुन्नी रो रही है। वो उसके पास जाकर पूछती है, क्या बात है मुन्नी, तुम रो क्यों रही हो? दीदी कल मेरा बर्थडे है। मैंने माँ से कहा मुझे बर्थडे पर काटने के लिए चॉकलेट केक चाहिए, तो माँ ने ये बोलकर मना कर दिया कि उसके पास पैसे नहीं हैं। मुझे चॉकलेट केक खाने का बहुत मन कर रहा है। मैंने आज तक कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। अरे बस इतनी सी बात? तुम इतनी सी बात पर रो रही हो? तुम अपनी माँ को अब बिल्कुल भी परेशान मत करना। उनके पास सच में पैसे नहीं होंगे। कल तुम्हारा बर्थडे है ना, कल हम तुम्हारे बर्थडे का चॉकलेट केक लेने चलेंगे, ठीक है? चलो अब हंस के दिखाओ। शाबाश, चलो कल मिलते हैं। बाय बाय। बाय दीदी। बाय बाय दीदी। अगले दिन शिवन्या चुन्नी और मुन्नी को लेकर सुजाता की बेकरी में पहुंचती है और बोलती है, सुजाता मैडम नमस्ते। वो इस बच्ची को ना एक चॉकलेट केक चाहिए था, आज इसका बर्थडे है। आप इसे एक चॉकलेट केक दे दीजिए और मुझे बता दीजिए कि कितने पैसे देने होंगे। चॉकलेट केक सारे बिक चुके हैं, आप लोग कहीं और जाकर देख लीजिए। अरे ये तो रहा सामने चॉकलेट केक, और आप कह रही हैं कि आपकी दुकान में चॉकलेट केक नहीं है।
वो केक किसी ने ऑर्डर किया है। मैंने तुमसे एक बार कह दिया ना, मेरे पास कोई चॉकलेट केक नहीं है, तो जाओ यहाँ से। ठीक है, फिर आप मेरा ऑर्डर लिख लीजिए और शाम तक एक चॉकलेट केक बना दीजिएगा। हम वैसे भी मुन्नी का बर्थडे शाम को मनाएंगे, तब तक तो चॉकलेट केक बन जाएगा। कितने एडवांस देने हैं बताओ? तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है क्या? मैंने मना कर दिया ना। तुम्हारे ऑर्डर देने पर भी मैं तुम्हें चॉकलेट केक बनाकर नहीं दूंगी। निकल जाओ मेरी दुकान से। आप अपने कस्टमर से कैसे बात कर रही हैं? लगता है आपको कस्टमर से बात करना नहीं आता। मेरी बेकरी से कुछ भी खरीदने वालों का स्टेटस होना चाहिए। मैं ऐसे किसी को भी अपने बेकरी से सामान नहीं बेचती। और तुम ये भिखारी और गरीब बच्चों को लेकर मेरी दुकान में घुस गई हो। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें धक्के मारकर नहीं निकाला, वरना तुम और तुम्हारे इन भिखारी बच्चों की मेरी दुकान में खड़े होने की भी औकात नहीं है, समझी? सुजाता की ऐसी बातें सुनकर शिवन्या और चुन्नी मुन्नी उदास होकर वहाँ से चले गए। दीदी, उन्होंने जो कहा सच ही तो कहा ना। हम जैसे गरीब को बर्थडे मनाने की क्या जरूरत, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुन्नी रोते रोते वहाँ से चली गई। ये सब देखकर शिवन्या बहुत दुखी हुई। शिवन्या सोच लेती है कि वो सुजाता को सबक सिखाकर रहेगी। थोड़ी देर बाद शिवन्या अपने दोस्तों से मिली। शिवन्या के कुछ दोस्त नाटक कंपनी में काम करते थे। शिवन्या ने उनको सुजाता की सारी बात बताई और साथ ही सुजाता के साथ एक गेम खेलने को भी कहा। हम लोगों को मिलकर किसी भी तरह सुजाता को सबक सिखाना ही पड़ेगा, और वो भी ऐसा सबक कि जिंदगी में कभी भी वो गरीबों का अपमान ना करे। शिवन्या, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा है। देखना, वो सुजाता कभी भी गरीबों की बेइज्जती नहीं करेगी। उसके बाद शिवन्या का फ्रेंड सुजाता को फोन करके कहता है, हेलो, तुम्हारा नाम सुजाता ही है ना? हाँ जी, मेरा नाम सुजाता ही है। तुमने बगल के गांव वाले चुलबुल भाई के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, मैंने उनके बारे में टीवी न्यूज में देखा है कि वो बहुत अमीर आदमी है, साथ ही उस गांव के गुंडे भी हैं। तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। मैं चुलबुल भाई का असिस्टेंट बोल रहा हूँ। मेरा नाम रोहित है। सब मुझे शूटर रोहित के नाम से बुलाते हैं। सुना है तेरे पास बहुत अच्छा केक मिलता है। कल चुलबुल भाई का बर्थडे है। उनके बर्थडे के लिए मैं तुम्हें एक बहुत बड़े केक का ऑर्डर देता हूँ। याद है कि केक बहुत बड़ा होना चाहिए, चाहे जितने पैसे लगे लगाओ, लेकिन केक बहुत बड़ा और स्वादिष्ट होना चाहिए। मैं तुझे अभी 1000 रुपए पेटीएम कर रहा हूँ। बाकी के पैसे केक डिलीवरी होने के बाद ही दूंगा। खंडहर के पीछे वाले खेत में केक लेकर आ जाना कल। और हाँ, अगर ये बात तुमने किसी और को बताई तो मैं तुम्हें सीधा शूट कर दूंगा। नाम तो पता है ना, मेरा नाम रोहित शूटर है। ऐसा कहकर रोहित ने कॉल कट कर दिया। थोड़ी ही देर में सुजाता के पेटीएम में 1000 रुपए ट्रांसफर हुए। अरे वाह, मेरी बेकरी का केक चुलबुल भाई को भी बहुत पसंद है। इतने अमीर लोग मेरी दुकान से केक खरीद रहे हैं। मेरे लिए इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। मुझे केक बनाने में मुश्किल से 20,000 रुपए का खर्चा होगा, लेकिन मैं इनसे पूरे 2 लाख रुपए लूंगी। अमीर लोग हैं, दे भी देंगे। उसके अगले दिन सुजाता ने एक बहुत बड़ा चॉकलेट केक बनवाया और उसे एक बड़ी सी गाड़ी रखकर खंडर के पीछे वाले खेत में पहुंची। वहां पर रोहित और उसके दूसरे साथी डॉन के भेष में खड़े थे। तभी सुजाता बोलती है, नमस्ते रोहित शूटर भैया, देखिए मैं आपका केक ले आई। अब आप मुझे बाकी के पैसे दे दीजिए, फिर मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे जाओगी सुजाता मैडम? एक बार जो मेरा चेहरा देख लेता है वो घर नहीं सीधा भगवान के पास ही जाता है। रोहित की बात सुनकर सुजाता बहुत डर जाती है। मुझे जाने दो प्लीज, मुझसे अपने दिए हुए एडवांस पैसे भी ले लो, लेकिन मुझे जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। कौन सी बात? आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी, प्लीज मुझे जाने दो। तुम अपने गांव के सभी गरीब बच्चों को मुफ्त में केक खिलाओगे। और हाँ, मुझसे चालाकी करने की कोशिश भी मत करना। इस पूरे गांव में मेरे आदमी फैले हुए हैं, समझी? हाँ शूटर भाई, मैं समझ गई। सुजाता भागते हुए अपनी दुकान पर चली जाती है। तभी इधर से शिवन्या चुन्नी और मुन्नी को लेकर आती है। मुन्नी, हम कल तो तुम्हारा बर्थडे नहीं मना पाए थे। आज तुम इस बड़े केक को काटो और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो।
इसके बाद मुन्नी वो विशाल केक काटती है और बहुत खुश होती है। इधर सुजाता भी अब गांव के सभी गरीब बच्चों को नकली शूटर भाई के डर से फ्री में केक खिलाती है।